तो थोड़ा सा मैं आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स, ये सारी चीजें समझना आसान हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक कंपनी का एग्जांपल लिया है कि कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी से छोटी कंपनी या बड़ी से बड़ी कंपनी, वो अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है। तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी को लोन लेना पड़ता है। तो कंपनी या तो लोन बैंक से ले सकती है या हमारे जैसे आपके और मेरे जैसे रिटेलर्स, हम जैसे लोगों से ले सकती है लोन। तो कंपनी मान लो अगर बैंक से लोन लेती है और उसको वो लोन 10% पे मिलता है, और आपसे और मेरे से लेके लोन कंपनी को 8% पे मिल जाता है, तो आपसे और मेरे से लेना कंपनी के लिए प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि 2% का इंटरेस्ट तो उसको यहीं बच गया, 2% वो बचा लेगी अगर वो हमसे लोन लेगी। क्या लेकिन सारी कंपनीज को मिल जाता है क्या? एक छोटी कंपनी को भी लोन मिल जाएगा तो बहुत मुश्किल होता है। जनरली ये बड़ी कंपनीज होती हैं जो उनका कुछ मिनिमम टर्नओवर होता है, उन्हीं को ये बॉन्ड्स के थ्रू पैसे उठाने को मिलता है। तो हमसे पैसा उठाना मतलब बॉन्ड्स के थ्रू पैसा उठाना। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बॉन्ड है, जो एक बॉन्ड किस तरीके से वर्क करता है। तो मान लो जैसे ये एक बॉन्ड है, ये 1000 रुपीज का बॉन्ड है और इसका कूपन रेट 7% है। कूपन रेट अभी बताऊंगा क्या होता है। और ये 5 ईयर्स का बॉन्ड है, 1000 का बॉन्ड है, 5 ईयर्स का बॉन्ड, कूपन रेट है 7%। तो मतलब जीरो ईयर में हमने 1000 रुपीज क्या दिए कंपनी को एज अ लोन दिया। तो कंपनी ने बोला कि हर साल आपको मैं 7% कूपन रेट के हिसाब से 70 रुपए दूंगी। तो ईयर एंड पे कंपनी ने 70 रुपए दिए, सेकंड ईयर के एंड पे कंपनी ने फिर से 70 रुपए दिए, ईयर थर्ड में फिर 70 रुपीज, फोर्थ ईयर में फिर 70, और फिफ्थ ईयर में फिर से 70 रुपीज मिले। और जो इनिशियली 1000 रुपीज हमने कंपनी को दिए थे, कंपनी ने हमें वो भी वापस कर दिए। तो इस तरीके से जो है बॉन्ड हमारा काम करता है। तो पर आप खुद सोचो कि कोई छोटी कंपनी है, मान लो कोई बहुत छोटा कोई बिल्डर है, वो अगर ऐसे लोन उठाने जाए किसी बॉन्ड के थ्रू, तो उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मिनिमम कुछ नेटवर्थ आपकी, कुछ मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए कंपनी का, तभी आप बॉन्ड्स के थ्रू जो है पैसे उठा सकते हो। फिर हम ये भी देखते हैं कि एक मारुति जैसी कंपनी है और एक राजू कार्स है। तो आप जनरली मारुति जैसी कंपनी को जो है अपना लोन देना प्रेफर करोगे, कम से कम पैसे तो वापस आ जाएंगे। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं, जिनका जो मतलब मारुति से छोटी है लेकिन उनका टर्नओवर फिर भी हाई है, लेकिन मारुति से कंपेरेटिवली बहुत छोटी है, उनको भी लोन्स बॉन्ड्स के थ्रू मिल जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, फाइनेंस में ऐसे कहते हैं कि हायर रिस्क इज हायर रिटर्न। तो हायर रिस्क, अगर आप हायर रिस्क लेने को तैयार हो, मतलब राजू कार्स जैसी एक कंपनी को अगर आप लोन देने को तैयार हो जो शायद आपके वैसे ना भी वापस करे, तो आपको एक हायर रिटर्न दे सकती है वो। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि हमें कौन सी कंपनी में डालना है, कौन सी कंपनी में नहीं डालना, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। तो मैं आपको बॉन्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉन्ड्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो बॉन्ड जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और एक होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं किसके होते हैं? ये प्राइवेट कंपनीज के हो गए, जैसे मान लो रिलायंस उठा रही है या फिर आईसीआईसीआई बैंक पैसा उठा रही है बॉन्ड्स के थ्रू, तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या हो गए? मान लो जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद पैसे उठा रही है आपके और मेरे से, तो ये क्या हो गए? गवर्नमेंट कंपनीज के बॉन्ड्स हो गए। तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर दो होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं उन्हें कमर्शियल पेपर कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं प्राइवेट कंपनीज की कॉर्पोरेट के, उसको हम डिबेंचर्स कहते हैं। गवर्नमेंट में भी ऐसे होता है। गवर्नमेंट में जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रेजरीज, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो होते हैं, उन्हें या तो हम लॉन्ग टर्म डेट बॉन्ड्स कह सकते हैं या फिर उनको गिल्ट कह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट बॉन्ड्स या फिर गिल्ट। तो अब क्या होता है, ये ऑब्वियस है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट का बॉन्ड है, ये आरबीआई का बॉन्ड है, तो वो कंपेरेटिवली किसी भी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है कि गवर्नमेंट तो पैसा वापस दे ही देगी। और आरबीआई को दे रहे हो तो आरबीआई भी, अगर मान लो आरबीआई के पास कोई पैसा नहीं है तो भी प्रिंट करके तो आपको पैसा वापस कर ही देगी। तो जो बॉन्ड्स होते हैं कॉर्पोरेट के और गवर्नमेंट के, जनरली हम इनको ज्यादा सेफ, कॉर्पोरेट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनसे ज्यादा सेफ गवर्नमेंट के बॉन्ड माने जाते हैं। तो अब मैं ड्यूरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि हम बॉन्ड्स को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से। तो बॉन्ड्स जो होते हैं इनकी ड्यूरेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिक्विड। तो इसमें फर्क क्या होता है? अब जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होगा, जैसे अभी हमने बात करी थी कि 1000 रुपए का बॉन्ड था, 5 साल तक उसने 70 दिए, तो क्या था? 5 साल। तो जो भी 5 साल से 10 साल तक के बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। जो 2 से 3 साल तक के बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। जो अल्ट्रा शॉर्ट होते हैं उनका जनरली जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर के आसपास का होता है। और जो लिक्विड होते हैं, जो बिल्कुल लिक्विड होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है 30 से 40 डेज का होता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट और लिक्विड। लॉन्ग टर्म हो गए 5 से 10 साल वाले, शॉर्ट टर्म हो गए 2 से 3 साल वाले, अल्ट्रा शॉर्ट हो गए 1 साल के आसपास वाले, और लिक्विड हो गए 30 से 40 दिन वाले। तो अब हमें किसमें इन्वेस्ट करना है, अभी तक हमें ये समझ नहीं आया। तो पहले हम ये बात करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो लॉन्ग टर्म से जनरली बेटर होते हैं। क्यों होते हैं? कि लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्या होती है? लॉन्ग टर्म में होती है क्रेडिट रिस्क की प्रॉब्लम। क्रेडिट रिस्क मतलब जैसे मान लो आज पतंजलि ने अपना एक बॉन्ड निकाला, तो हमें नहीं पता, अगर मान लो वो 8 साल का बॉन्ड है, तो हमें नहीं पता 6-7 साल बाद पतंजलि बचेगी नहीं बचेगी, या मतलब अभी हमें बिजनेसेस को अच्छा कौन सा बुरा कौन सा आइडेंटिफाई करना नहीं आता। और अगर आता भी है तो थोड़ा सा हमें डर लगता है इस चीज का कि 7-8 साल बाद अगर कंपनी का बिजनेस ही चला गया, मान लो ऑयल कंपनी में आपने ऑयल कंपनी का बॉन्ड लिया और 7-8 साल बाद सब कुछ इलेक्ट्रिक हो गया और ऑयल कंपनी का सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस ही खत्म हो गया, तो वो हमें क्रेडिट, हमारा जो हमने पैसे उसको लोन दिए वो वापस नहीं कर पाएगी।
तो इसलिए क्रेडिट रिस्क का प्रॉब्लम होता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में। फिर एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क का मतलब क्या होता है, अगर मान लो जो आपका बॉन्ड है वो 7% का है, जो आपने बॉन्ड ले रखा है वो 7% का है, और बैंक में रेट 8% हो गया, तो आपने तो 7% पे लिया हुआ है और ये 5-7 साल का बॉन्ड है, और बैंक में रेट 8% हो गया, तो आप तो हर साल 1% के लॉस में हो। 1% का लॉस हो गया ना, आपने 7% पे बॉन्ड लिया हुआ है, बैंक में 8% हो गया रेट, तो 1% का लॉस हो गया। एक तो ये भी दिक्कत है। फिर और क्या होता है कि जो अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में, इंटरेस्ट रेट बैंक में इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपका बॉन्ड का प्राइस है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट बैंक में रिड्यूस हो रहा है, तो जो प्राइस है आपके बॉन्ड का वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब मान लो आपने 7% पे लोन ले रखा है, मतलब आपने 7% का बॉन्ड ले रखा है और 6% हो गया बैंक रेट कितना हो गया, 6%। आपने तो 7% पे लिया हुआ है, तो 1% का आपको प्रॉफिट है, तो 1% का प्रॉफिट है आपको, और आपका जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो सही है, तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉन्ड का प्राइस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें नहीं पता बाहर क्या होने वाला रेट, तो इसलिए हम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क को भी हटा देते हैं और हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म हमें पसंद नहीं है। फिर एक अपॉर्चुनिटी ग्रोथ का भी होता है, मतलब कि जो क्या हमारी जो अपॉर्चुनिटी हम कोई मिस तो नहीं कर देंगे। मान लो आपने 7 साल के लिए एक बॉन्ड में पैसे डाल दिए और बाहर मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत सस्ती हो गई है, तो हम स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाल सकते। मान लो रियल एस्टेट में क्रैश आ गया, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने पैसे तो कहाँ दे दिए हैं, हमने अपने सारे पैसे डाल दिए हैं बॉन्ड के अंदर, और हम निकाल नहीं सकते अब उसको 7 साल तक, अगर वो फिक्स है, मतलब अगर वो ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज एंडेड है। तो इसलिए जनरली हम लॉन्ग टर्म को अवॉइड करते हैं। तो हम कहाँ जाना प्रेफर करते हैं, हमेशा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में प्रेफर करते हैं जाना। तो अब ऐसे फंड्स जो होते हैं, क्या होता है कि हमें पता नहीं कि कौन सी कंपनी है। पहली बात तो ये है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है, ये हमें नहीं पता। अभी हमने नहीं सीखा ये पता लगाना कि कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी कंपनी बेकार। तो कौन सी कंपनी का ले लें, तो आप ऐसे बोलोगे यार जो रिप्यूटेड कंपनी है हम उसका बॉन्ड खरीद सकते हैं, रिप्यूटेड कंपनी तो ठीक है। तो ऐसे एक टाइम पे 2008-9 में रिलायंस जो थी वो बहुत रिप्यूटेड थी, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत रिप्यूटेड, बहुत अच्छी कंपनी होती थी, लेकिन आज वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। तो प्रॉब्लम क्या, अभी हम ये समझ नहीं पाए कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी बेकार है। तो इसलिए हम इंडिविजुअल कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, हम फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। फंड्स क्या होते हैं, फंड्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फंड होगा जिसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे। तो जैसे मान लो एक लॉन्ग टर्म फंड है, तो लॉन्ग टर्म फंड में क्या होगा, बहुत सारी कंपनीज के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होंगे। शॉर्ट टर्म फंड में क्या होगा, बहुत सारी कंपनीज के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होंगे। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में क्या होगा, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स बहुत सारी कंपनीज के होंगे। लिक्विड फंड्स में क्या होगा, बहुत सारी कंपनी के लिक्विड बॉन्ड्स होंगे, जो मतलब बहुत छोटे ड्यूरेशन के होंगे। और गिल्ड फंड्स में क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट या आरबीआई के बॉन्ड्स होते हैं गिल्ड फंड्स के अंदर। लेकिन गिल्ड फंड्स में हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो प्रेफर करते हैं, हम सिर्फ प्रेफर करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट को, हम जो प्रेफर करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट को और लिक्विड को। गिल्ट में क्या प्रॉब्लम है, गिल्ट में प्रॉब्लम ये है कि गिल्ट में जनरली गवर्नमेंट तो होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी वॉलेटिलिटी भी होती है, और ये क्या होते हैं, कंपैरेटिवली थोड़ा लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग टर्म तो हमने बात करी हमें क्यों पसंद नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी 2 से 3 साल रखना पड़ता है, तो उसमें भी प्रेफर नहीं करते। तो लॉन्ग टर्म भी प्रेफर नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म भी प्रेफर नहीं करेंगे, सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट और लिक्विड प्रेफर करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इनका ग्राफ है। तो ये HDFC लिक्विड फंड है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ 2013 से मैंने आपको दिखाया इसका चार्ट। 2013 से लेके 2020 तक मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन हुआ है, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन लिक्विड फंड कहाँ रहा है, बिल्कुल सेम। तो अप्रोक्सीमेटली लिक्विड फंड 7% के आसपास का रिटर्न दे देता है। ऐसी एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, इसमें भी अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ से कब से इसको हम ऑल पे चले जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे, बहुत वॉलिटिलिटी हुई है मार्केट में, जब से भी ये स्टार्ट हुआ है 2018 से बहुत वॉलिटिलिटी है मार्केट के अंदर। मार्केट रोज ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ये कंपेरेटिवली क्या बिल्कुल स्टेबल है और ये बिल्कुल सेफ है। तो ये बैंक अकाउंट की तरह, जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं, बिल्कुल वैसा है। और यही गिल्ड फंड है, क्राइसिल का अगर आप देखेंगे 10 ईयर गिल्ड इंडेक्स है, तो गिल्ड फंड की बात है, हम इसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर भी थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी तो है ही, तो इसलिए हम इसको भी अवॉइड करते हैं। तो अब हमें समझ क्या क्या आ गया, अब हमें समझ ये आ गया है कि भाई कैश तो बिल्कुल ही बेकार इन्वेस्टमेंट है। बैंक अकाउंट भी हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें भी जो इंटरेस्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। फिक्स डिपॉजिट भी कोई इतना अच्छा नहीं है। तो इंडिविजुअल कंपनीज में हमने यहाँ पे बात करी है कि हम शॉर्ट टर्म वाले को प्रेफर करेंगे, जिसके अंदर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड आ जाते हैं और लिक्विड फंड आ जाते हैं। फिर इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, टैक्स बेनिफिट इसके अंदर ये होता है कि अगर हम विद इन 3 इयर्स अपने लिक्विड फंड को या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड को, इनमें से किसी को भी सेल कर रहे हैं विद इन 3 इयर्स, तो हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो हमारा टैक्स स्लैब होगा उतना ही होगा। मान लो आप 20% में आते हो तो आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा पूरा का पूरा। अगर आप 30 में आते हो आपको पूरा 30 देना पड़ेगा। अगर आपका 0% टैक्स स्लैब है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। विद इन 3 इयर्स जो आपका टैक्स स्लैब है आपको वही देना पड़ेगा। तो विद इन 3 इयर्स तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स क्या होता है, आफ्टर 3 इयर्स में देखने के आपका 20% फ्लैट है, लेकिन
आफ्टर इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, जैसे मान लो आपने 100 रुपए लिक्विड फंड में डाले, 3 साल बाद ये 100 रुपए 121 रुपए हो गए। आपने 100 रुपए लिक्विड फंड में डाले थे, 3 साल बाद ये 100 रुपए 121 रुपए हो गए, तो आपने 21 रुपए टोटल कमाए। लेकिन इंडेक्सेशन चार्ट की गवर्नमेंट निकालती है हर साल इंडेक्सेशन चार्ट, तो इंडेक्सेशन चार्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन पता लगती है उससे। तो इंडेक्सेशन चार्ट में मान लो अगर 100 रुपए 115 हो जाने चाहिए थे इन्फ्लेशन की वजह से, मान लो अगर 100 रुपए 115 इन्फ्लेशन की वजह से वैसे ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपने कितने कमाए एक्स्ट्रा, आपने तो 121 कमाए, तो आपके एक्स्ट्रा कितने हुए, सिर्फ 6 रुपए एक्स्ट्रा कमाए आपने। तो सिर्फ इस 6 रुपए पे टैक्स लगेगा, और इस 6% पे कितना लगेगा, 20% फ्लैट टैक्स लगेगा, ना 20 से ऊपर ना 20 से कम। मान लो अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हो, या 20% में आते हो, 10% में आते हो, 0 में भी आते हो, आपको टैक्स कितना लगने वाला है, 20% फ्लैट टैक्स आपके ऊपर लगने वाला है। तो ये एक थोड़ा सा इंडेक्सेशन का बेनिफिट है जो जनरली हमें मिल जाता है, और इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं लिक्विड फंड्स में और अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड्स में पैसे को रखना। तो कब कौन से पैसे को कहाँ रखा जाए, तो जो भी पैसा, हम ऐसा कहते हैं कि जो भी पैसा आपको 1 से 2 महीने के अंदर चाहिए, जनरली 2 मंथ्स कहते हैं, जो भी पैसा 2 महीने में चाहिए वो हमेशा आपके बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट में होना चाहिए। जो भी पैसा आपको 2 महीने के अंदर चाहिए, जो भी पैसा आपको 1 साल के अंदर चाहिए, 1 साल के अंदर, वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, आपका लिक्विड फंड के अंदर। जो भी पैसा 1 साल के अंदर चाहिए वो आपका लिक्विड फंड में होना चाहिए। जो भी पैसा आपको 1 साल बाद चाहिए, जो भी पैसा आपको 1 साल बाद चाहिए वो होना चाहिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में कैसे खरीदना है वो सब हम बाद में बात करेंगे, एंड में मैंने लिखा हुआ है हाउ टू डू, मैं बताऊंगा कि आपको कैसे ये सब चीजें खरीदनी है। और इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपका महीने का खर्चा 30,000 रुपए, 30,000 आपका बेसिक खर्चा है, तो 30,000 इंटू 6 कर लेते हैं हम, तो कितना हो गया, 1,80,000। 1,80,000 रुपए मतलब आपको मिनिमम इतना तो इमरजेंसी फंड रखना ही चाहिए। अगर 30,000 आपका मंथ का खर्चा है और 6 मंथ का आपको मंथ का खर्चा कम से कम रखना चाहिए, 30,000 अगर आपका खर्चा है तो 6 महीने का मान लो 1,80,000, तो ये हमेशा आपके पास इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। इस इमरजेंसी फंड को बैंक में नहीं रखेंगे, अल्ट्रा शॉर्ट में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, लिक्विड के अंदर रखेंगे हमेशा इसको। तो कौन सी कंपनी का अच्छा है जनरली, मतलब वो तो आप खुद देख सकते हैं, लेकिन जनरली मैं HDFC का, HDFC AMC का और ICICI का, इन दोनों कंपनीज का लिक्विड फंड भी और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड प्रेफर करता हूँ। मैं HDFC में इन्वेस्ट करता हूँ, आप इन दोनों में से किसी भी एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें समझ ली। एक बार मैं वापस प्रेजेंटेशन पे चले जाता हूँ। एक बार मैं आपको ये वाली जो स्लाइड है मैं एक बार पूरी रिवाइज कर देता हूँ। इसमें हमने क्या बात करी कि इन्फ्लेशन 6% होती है, तो कैश में पैसा रखना तो बिल्कुल बेवकूफी है। बैंक अकाउंट में भी कुछ हमें ज्यादा समझ नहीं आता, फिक्स डिपॉजिट में भी इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। तो हमने देखा इंडिविजुअल कंपनी के बॉन्ड्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ाई करी, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा पैसे को रखना कहाँ है, एक्चुअल में पैसे को कहाँ रखना है। जो पैसा 1 से 2 महीने में चाहिए वो बैंक अकाउंट में, जो पैसा विद इन 1 ईयर चाहिए, विद इन 1 ईयर वो लिक्विड फंड के अंदर, जो पैसा 1 साल के बाद चाहिए वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के अंदर। एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे 6 महीने का, उसके बारे में आगे भी बात करूंगा, लेकिन अभी बस समझाने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे 6 महीने का, और वो जो पैसा होगा वो कहाँ रखेंगे, वो भी हम लिक्विड फंड के अंदर रखना प्रेफर करेंगे। फिर गोल्ड फंड्स, गोल्ड फंड्स की बात नहीं करिए, गोल्ड फंड्स में भी हम पैसे रखेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है बिल्कुल भी, ये पार्किंग करनी है, मतलब पैसे को साइड में रखने के, इन्फ्लेशन से जीत जाए। गोल्ड को एक बहुत अच्छा हेज माना जाता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कि मतलब गोल्ड में अगर आपने पैसे डाल दिए तो आप इन्फ्लेशन से तो कम जीत ही जाओगे। तो गोल्ड फंड्स के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। गोल्ड फंड जनरली मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कवर किया हुआ है, तो उस नेक्स्ट स्लाइड में मैं गोल्ड फंड्स के बारे में बात करूंगा। तो अभी तक मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग से क्या किया। मैंने आपको अपनी कंपनी के बारे में बताया, मैंने आपको ये बताया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। फिर मैंने बताया प्री रिक्विजिट्स कि 5th क्लास तक की मैथ्स आती है तो भी इजीली कर सकते हो आप। 188 वाली प्लीज अगर अभी भी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लो। फिर हमने 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी, फिर हमने इन्फ्लेशन के बारे में बात करी, और हमने जो अभी तक फाइनल डिसीजन पे आए हैं, ये डिसीजन पे आए हैं कि जो पैसा हमको 2 महीने में चाहिए वो बैंक अकाउंट के अंदर, जो पैसा हमको विद इन 1 ईयर चाहिए वो लिक्विड फंड के अंदर, जो इमरजेंसी फंड 6 महीने का बनाना है, अभी समझाऊंगा आगे कैसे बनाना है, वो भी लिक्विड फंड के अंदर, जो पैसा 1 साल बाद चाहिए वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के अंदर। और ये HDFC ICICI के मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं। HDFC डायरेक्ट प्लान लेना है, उसके बारे में भी आगे बात करने वाले, डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान क्या फर्क होता है आगे बात करेंगे। और जो गोल्ड फंड है इसमें भी हम कर सकते हैं। गोल्ड फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड इज अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, लेकिन गोल्ड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं।